नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले की चौथे भाग में कि जिन अधिकारियों को सेवा विस्तार मिला उन्होंने सरकार को कैसे कैसे मदद पहुंचाई। जैसे कि आपने देखा और सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 फरवरी को ही असंवैधानिक करार दे दिया है। उसके बाद भी जो एसबीआई के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा अभी तक चुनाव में दिए जाने वाले बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को उसकी पूरी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिए हैं, बल्कि टाल मटोल कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार मिल रही है, डांट मिल रही है। आपको लगता है कि डांट तो नहीं रहा है सुप्रीम कोर्ट, आपने कहीं नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे माँ पिताजी बच्चों को डांटते हैं उस तरह नहीं डांटता है। उसका सवाल पूछना ही और जिसका जवाब एसबीआई द्वारा न दिए जाना डांट की श्रेणी में आता, क्योंकि उसकी अपनी एक मर्यादा है, इसलिए आप उसे डांट ही समझें। तो दिनेश कुमार खरा पूरा डिटेल नहीं दे रहे हैं। 18 तारीख को सुनवाई में फिर उन्हें 21 मार्च तक चुनाव आयोग को 5 बजे तक शाम सौंपने की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी है। अब देखते हैं कि 21 मार्च को क्या होता है। तब तक हम बात करते हैं कि और सारे जो संस्थान हैं उनकी क्या भूमिका रही इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लोगों से लेने में या राजनीतिक पार्टियों को दिलवाने में। आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो सरकार में हैं उनसे कोई मीडिया का पत्रकार सवाल नहीं कर रहा है, और जब से चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है वो मंचों पर जा रहे हैं, मीडिया के एक एक घंटा तक भाषण दे रहे हैं, लेकिन एक भी पत्रकार उनसे सवाल नहीं कर रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपकी सरकार ने लाई थी, जिसे कह रही थी कि ये पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है इसमें, लेकिन अभी तक भाजपा ये नहीं बता पा रही है कि उसको जो चंदा मिला किसने दिया और कितने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड उसे मिले। तो इन्हीं सब बातों पर आज बात करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर, जबकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था ना, आपने देखा होगा। 1 महीने से अधिक समय बीत गए, फिर भी प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई की नहीं ना, जांच बैठाई कहीं नहीं ना कोई बयान दिया अभी तक। मीडिया रिपोर्ट में कई कंपनियों के बारे में जानकारी आ रही है कि ईडी के छापे पड़ रहे थे और कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही थी। क्या आप जानते हैं इस दौरान ईडी के प्रमुख कौन थे? संजय मिश्रा, बहुत चर्चित नाम है। इन्हें
कई बार सेवा विस्तार मिला था इन्हें। तो डालते हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी के बारे में कि संजय मिश्रा जी कौन थे और इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। ये दिल्ली में इनकम टैक्स कमिश्नर थे और बहुत सारे इन्होंने केस को हैंडल किया था, जैसे कि पी चिदम्बरम के बेटे की केस, उमर अब्दुल्ला की केस, राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड वाले मामले का भी केस, ये सारे केस इन्होंने हैंडल किए थे। सत्येंद्र जैन का केस जो आम आदमी पार्टी के, तो इन्हें 3 बार सरकार द्वारा सेवा विस्तार दिया गया था। फिर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि बार बार इन्हें सेवा विस्तार सरकार क्यों दे रही है, जबकि इस तरह के नियम नहीं है। फिर सरकार ने नियमों में संशोधन करके 1-1 साल करके उनकी सेवा विस्तार की, जबकि लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन्हें हटाना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इन्हें हटाइए। उसके बाद भी सरकार कोर्ट में गई और 1 महीने के लिए मोहलत मांग रही थी, 1 महीने इन्हें और दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने नहीं दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केवल कंपनी और राजनीतिक दलों पर संदेह नहीं है, बल्कि ईडी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जांच करने की बात नहीं कही, बल्कि हमेशा ईडी की बचाव की है। कितने ही नेता बीजेपी में चले गए ईडी के डर से, देखा होगा आपने। जिन पर ईडी के छापे मारी हुई वो आज कहाँ हैं आप खुद जानते हैं। कई पार्टियां टूट गई, कई नेता इधर से उधर चले गए। इसकी गिनती मीडिया के पास होती है और आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगी। जब पार्टी तोड़ने के लिए ईडी का इस्तेमाल हुआ है तो चंदा के लिए क्यों नहीं हुआ होगा, सवाल तो है ना जनता के बीच। इसे कौन दूर कर सकता है? सरकार दूर कर सकती है जांच के माध्यम से, कोई कार्रवाई करके, कोई जांच कमेटी बना के कि आखिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वो सही है या नहीं। इस पर सरकार को कुछ बोलना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई बात सरकार के मंत्रियों द्वारा या सरकार द्वारा या खुद प्रधानमंत्री द्वारा नहीं कही जा रही। संसद में बहुमत के दम पर इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दी थी। इसके बाद भी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही इसके लिए कोई मंत्री ने माफी मांगी। यह असंवैधानिक कानून बनाने की आखिर जरूरत क्या थी? क्या इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला, या उन्हें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं जिसे पारदर्शिता के नाम पर, और SBI नाम बताना नहीं चाह रहा है, सरकार बताना नहीं चाह रही है, जो पार्टियां हैं चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, कोई नहीं बता रही है कि आखिर किस कंपनी ने उसे चंदा दिया है। आप एक बात सोचिए कि यूं ही आपके घर में कोई आकर 10 रुपया भी देता है तो उसकी जानकारी आप रखते हैं कि फलाना आदमी ने हमको आज 10 रुपया दिया है और उसको लौटाना है, चाहे वो इस काम के लिए दिया। आपको क्या लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए के चंदा दे रही हैं इन राजनीतिक पार्टियों को,
क्या उनके पास कोई बही खाता नहीं होगा जिसमें वो एंट्री कर रहे होंगे कि फलाना आदमी आए 1 करोड़ का चंदा दिए? कोई ऐसे ही दे के चला जा रहा होगा क्या? सवाल तो है ना। यानी कि कोई आतंकवादी भी आएगा और इनको पैसा दे के चला जाएगा और ये रख लेंगे। आप कहीं किसी को लेन देन करते हैं, कोई 1 करोड़ का चंदा दे रहा है, कोई 100 करोड़ का चंदा दे रहा है, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आ रहा होगा तो किसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या कोई नेता हैं उनसे मिलता होगा, उसकी कहीं एंट्री होती होगी रजिस्टर में कि फलाना आदमी ने इतना चंदा दिया है। सरकार कह रही कि इस तरह का कोई नियम नहीं था, चुनाव आयोग थे कि आपको सबको बताना है, इसलिए हमने नहीं बताया। क्या ये वाजिब जवाब है? आपके 10-10 रुपए के ट्रांजैक्शन पर सरकार की निगरानी है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितनी की खरीदारी कर रहे हैं, सब पर सरकार की निगरानी है। लेकिन सरकार कितना चंदा किस पार्टी को मिल रहा है ये बता नहीं पा रही। इससे क्या समझा जाए? यानी कि सब घोटाला ही घोटाला नजर आता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब आप अपने देश के नागरिकों का एक एक पाई का हिसाब रखते हैं तो हर जनता को भी जानने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी किस कंपनी से करोड़ों करोड़ों रुपए की चंदा ले रही है। और पार्टियां कह रही कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये मानने वाली बात है? आप दुकान से कुछ सामान लाते हैं, दुकान वाला एंट्री हर रोज का रजिस्टर में करता है, और जब आप पूछते हैं तो सवाल उससे कि हम मेरा कितना अमाउंट हुआ है आपके पास ड्यूज, तो तुरंत वो जोड़ के बता देता है। तो ये चल रहा है देश में, बहुत बड़ा घोटाला है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा और हर लोग को जानने का अधिकार है। लेकिन आप किसी भी गोदी मीडिया चैनल पर देख लें, जिसे रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया चैनल, कोई नहीं बताएगा इसका विस्तृत जानकारी, क्योंकि इससे उनकी जो प्रचार के लिए सरकारें पैसे इन्वेस्ट करती है वो नहीं करेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के पास फैलाएं और सबको ये बताएं कि ये सबसे बड़ा घोटाला है देश का। तो फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आगे की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।